Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So welcome back to the channel. Today we are going to cover up S500, that is audit evidence. The notes are provided in the description box below. You can download this PDF. Also you can join the Telegram group for more updates, the link of which is also mentioned in the description box below. Okay, so let's start with this essay, which is essay 500 audit evidence. Audit evidence बहुत important. इस ऐसे के अंदर हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं एक बारी वो कब पहले ब्रीफली समझ लेते हैं. सबसे पहले तो बात आएगी कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है. ठीक है, वो समझेंगे. फिर हम देखेंगे कि हम जो ऑडिट एविडेंस है वो कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, किस किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं. ऑडिट एविडेंस होता क्या है? इन्फॉर्मेशन होती है जो एक ऑडिटर यूज़ करता है, जिसके बेसिस पर वो जो भी उसको कंक्लूजन्स बनानी होती है, कंक्लूजन्स पर पहुंचना होता है कि अब मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया, मैंने एविडेंस ऑब्टेन किए. नाउ व्हेन आई हैव ऑब्टेन द एविडेंसेस, बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस आई विल रीच टू सम कंक्लूजन कि हाँ ये वाला काम कितना ठीक है, कितना गड़बड़ है, क्या है. उस कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए जो मैं इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ माई ऑडिट एविडेंस. ठीक है, तो ये ऑडिट एविडेंस को मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ बाहर के कुछ सोर्सेज से, है ना. कुछ हो सकते हैं जो एंटिटी ने रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, उसमें से मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. तो कुछ बाहर से किए हो सकते हैं, कुछ एंटिटी की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से हो सकते हैं. अब जब मुझे इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है एज एन ऑडिट एविडेंस, तो मुझे श्योर होना पड़ेगा ना कि इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए. तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन को बनाया किसने. तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने ही बनाई है, इन्फॉर्मेशन को मेंटेन एंटिटी ही कर रही है, और हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन किसी और बंदे ने बनाई है जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है. मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकता है कोई इंडिविजुअल पर्सन है, या फिर हो सकती है कोई पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोल सकते हैं. अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की एक्सपर्टीज नॉलेज है, तो स्पेसिफिक काम कराना है, वैल्यूएशन का काम कराना है, या फिर कोई भी ऐसा काम कराना है विच इज स्पेसिफिक, और उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के पास उस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और एक्सपर्टीज है उस चीज़ की. ठीक है, अब ये जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो ऑब्वियसली ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की नहीं होनी चाहिए. ऑडिटिंग ऑडिटर का काम है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट का काम है. इन सबको छोड़कर जो भी फील्ड्स होती हैं उसके अंदर किसी इंडिविजुअल के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर एक्सपर्टीज़ होती है, और उस एक्सपर्टीज़ को हमारी एंटिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो यूज़ कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में. फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन करवाया, तो वैल्यूएशन के रिपोर्ट के हिसाब से आपने अमाउंट्स दिखाई हैं इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ऑब्वियसली दैट एक्सपर्ट इज़ योर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बिकॉज मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने क्या किया है? वैल्यूएशन किया है, और उस वैल्यूएशन के बेसिस पर द मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड दैट इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. अगर हमने किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन यूज़ की है तो सबसे पहला हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या जो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट था वो कॉम्पिटेंट था इस काम को करने के लिए, क्या वो सच्ची में वो एक्सपर्टीज़ होल्ड कर रहा था इस पर्टिकुलर फील्ड में, क्या वो केपेबल था इस काम को करने के लिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो पता करो, कैपेबिलिटीज़ उससे पता चल जाती हैं. ऑब्जेक्टिविटी से उसने काम किया है नहीं किया है. ऑब्वियसली बात है ना, मैं किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर रही हूँ जो उसने बनाई है, तो मुझे जानना तो ज़रूरी है ना कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर्सन ने बनाई हो जो खुद भी ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा हो. कहीं ऐसा तो नहीं है वो बायस्ड था, उसका खुद का कहीं इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, या उसको किसी ने इन्फ्लुएंस किया, उसके बेसिस पर उसने काम किया और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर ली, और मैं ब्लाइंडली ऑडिटर इस चीज़ को रिलाई करके अपना ऑडिट एविडेंस मानकर इस पे बेस्ड कंक्लूजन्स फॉर्म करने में लगी हुई हूँ. पता चले कि इन्फॉर्मेशन ही गलत है, यहाँ पर तो किसी ने इन्फ्लुएंस किया था, उसके बेसिस पर इस बंदे ने रिपोर्ट बना के दे दी थी. तो इस चीज़ को चेक करना भी तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं इस बंदे की बनाई हुई इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रही हूँ, सो दैट पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, he should possess the capabilities of doing that work, and he should be objective in doing his work. मुझे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि उसने जो काम किया है वो किस तरीके से किया है, सही से किया है या नहीं किया है, उसकी किस एरिया में स्पेशलिटी है, किस पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सपर्टीज़ होल्ड कर रहा है, कौन से ऐसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या और भी कोई स्टैंडर्ड अगर उसको लग रहे हैं तो उस चीज़ का कंप्लायंस करता है नहीं करता है, या फिर कौन सी एजम्पशंस के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट को बना रहा है.
क्या मेथड्स यूज़ कर रहा है अपनी रिपोर्ट को बनाने में, है ना, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन बनाई है, रिपोर्ट बनाई है, उसमें जो डेटा यूज़ किया है कहाँ से किया है, क्लाइंट से ही डेटा लिया था। अब क्लाइंट से लिया था तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्लाइंट ने सही डेटा दिया था या नहीं दिया था, तो दिया था तो कहाँ से दिया था, कैसे दिया था, वो सब मुझे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी ये समझने के लिए कि एक्सपर्ट का काम कैसा है। मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इस एक्सपर्ट की जो काम उसने किया है उसको यूज़ करके मैं अपने ऑडिट एविडेंस का पार्ट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, इसको लेकर मैं मान सकती हूँ या नहीं मान सकती हूँ कि ये काम सही है, ये मेरी कंक्लूजन्स फॉर्म करने के लिए सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। सो दैट इज़ ऑल आई हैव टू इवेलुएट, चेक कि सब कुछ सही से काम किया गया है बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट या नहीं, वो बंदा खुद सही था या नहीं था, उसका काम कैसा है, क्या इसको मैं अपने ऑडिट एविडेंसेस का पार्ट बना सकती हूँ नहीं बना सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू एज एन ऑडिटर। आई शुड परफॉर्म दीज ड्यूटीज़ और आई हैव दीज ड्यूटीज़ while परफॉर्मिंग दी ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है, अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एंटिटी ने बनाई है और अब मैं उसको देखना चाह रही हूँ, अपने ऑडिट एविडेंस बनाना चाह रही हूँ, सो आई विल नीड टू सी कि जो इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने बनाई है वो एक्यूरेट है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं। मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे ऑडिट एविडेंसेस बनने के लिए सही है या नहीं, क्या ये इन्फॉर्मेशन जितनी डिटेल में होनी चाहिए थी उतनी डिटेल में है या नहीं, कहीं पर प्रिसाइज होनी चाहिए तो प्रिसाइज है या नहीं। सब चीज़ें चेक करूँगी, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी वेदर आई विल यूज़ दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू बी माई ऑडिट एविडेंस और नॉट, राइट। अब किस तरीके से इवैल्यूएशन होगा, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी, किस तरीके से चेक किया जाएगा कि काम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये हम सब कुछ डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अब ब्रीफली डिस्कस करें तो ब्रीफ ही रखते हैं इसको। दूसरा हमारे पास आ जाता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बारी कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो आपके ऑडिट प्रोसीजर के एनटीई को अफेक्ट कर जाते हैं जब भी आप किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का बनाया हुआ काम, उसकी प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हो। तो ऐसे कौन से मैटर्स होते हैं जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं अगर आप किसी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज़ करके इंफॉर्मेशन लेते हो। तो डिपेंड्स कि आपकी जो भी मैटर है जिस पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा है उस पर्टिकुलर मैटर का क्या नेचर है, कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मुझे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि सही है या नहीं। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम सही है, सब कुछ अच्छा है, तो हो सकता है मुझे प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करने पड़ जाएँ। अच्छा, अब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का ऑडिट एविडेंस किसी और प्रोसीजर को परफॉर्म करके या किसी और सोर्स से गैदर कर सकती हूँ, तो आई विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो, जिससे चेक हो जाए कि कहीं कोई ऑडिट एविडेंस एक जगह से ऑब्टेन किया है वो किसी दूसरी जगह से ऑब्टेन करने पर कुछ इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं आ रही। अगर इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो या तो पहला वाला सोर्स गलत है या दूसरा वाला सोर्स गलत है, तो मुझे फर्दर एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, कहाँ पर गलती हो रही है ना। हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पर डाउट है कि मैं इस पर रिलाई कर भी सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई नीड टू कंसिडर एंड दीज आर व्हाट माय ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म सो एज टू डिटर्मिन कि मेरा ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस बन सकता है या नहीं बन सकता। अब मुझे ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे प्रोसीजर्स? जैसे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपने अगर ऐसे 315 नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसको कर लो। आपको ये सारे टर्म्स समझ नहीं आएंगी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में अगेन वी हैव टू पार्ट्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड दी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो दिस यू कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज एसेज, राइट। सो आप पहले जो एसेज अपलोड हो चुके हैं प्लीज़ उनको पहले देख लेना, नहीं तो टर्म समझ नहीं आएंगी। ठीक है, एनटीई आपका जो होता है ऑडिट का वो आपका काफ़ी चीज़ों से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में बनाया जाता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि जिस फॉर्म में बनाया जाता है वो फॉर्म सही है या नहीं है, कहीं से कोई टैम्परिंग होने के चांसेस तो नहीं है, कहीं से रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही। सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। देखना पड़ेगा अगर कोई काम है जो अनयूजुअल है उसके लिए एविडेंस लेना पड़ेगा, है ना। अब बात आती है कि मैं ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कैसे करूं। मुझे पता तो चल गया मुझे ऑडिट एविडेंसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है और मुझे ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं, बट मैं कैसे ऑब्टेन कर सकती हूँ? बहुत ईजी है। आप कभी भी ऑडिट करने जाते हो, आपको बैंक बैलेंस कंफर्म करना होता है, या तो आप बैंक में खुद विजिट करके अपनी एंटिटी का बैलेंस का इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग
नेटवर्क बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हो. सो आप क्या कर रहे हो, कंफर्मेशन ले रहे हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो किसी चीज़ की, तो उसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो पा रहा है ना. आपने कंफर्मेशन लिया तो आपको एविडेंस मिल गया कि जो बैंक बैलेंस बुक्स के अंदर आ रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट एज पर दी बैलेंस शीट ऑल्सो. इसके लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना हुआ है अगर कोई ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं तो. आपने क्या किया, जो रिकॉर्ड्स पड़े हैं एंटिटी के अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उनको एग्जामिन करा, उनको चेक किया कि वो सही है या नहीं, वाउचिंग की, वेरिफिकेशन किया. उसके इस बेसिस पर आपको कुछ एविडेंसेस मिलने लग गए. तो आपने क्या किया, ऑब्टेन ही तो करें ऑडिट एविडेंसेस. ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करें, इंस्पेक्शन करके, एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. आपने क्या किया, आपने जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको इवैल्यूएट किया, देखा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल डेटा क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या है, आपस में दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, क्या मेरे जो अदर नॉन फाइनेंशियल डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा के साथ मेल भी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं. ऐसा तो नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी दिख रही है बट एक्चुअल में जो नॉन फाइनेंशियल डेटा है वो कुछ और बता रहा है. तो आप रिलेशनशिप स्टडी करो. आप क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अपने ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो, जो ये है एंटिटी है, एंटिटी के अंदर जो भी लोग हैं, मैनेजमेंट, ECWG या जो भी हाई लेवल स्टाफ है, उससे आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, मुझे ये बताओ, बाहर की कोई डेटा है, बाहर किसी और सोर्स से डेटा चाहिए तो वो भी मंगवा रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम दोज हु हैव द नॉलेज ऑफ सच इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू द इंक्वायरी. आप इंक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो. आप हो सकता है मेल डाल दो, मेल डालकर उनसे इन्फॉर्मेशन मंगा रहे हो सकता है बस ऐसे ही बोल दो कि मुझे ये वाली फाइल प्रोवाइड कर देना, मुझे ये वाला डेटा दे देना, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए वगैरह वगैरह. सो आप क्या कर रहे हो, आप इंक्वायर कर रहे हो. आप या तो रिटर्न फॉर्म में कर सकते हो या फिर मेल्स के थ्रू, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओरली भी बात कर सकते हो. ठीक है, तो डिपेंड्स किस तरीके का काम है, कौन सी चीज़, किस चीज़ का आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए, क्या करना है, किस टाइप का काम है, उसके बेसिस पर यू डिसाइड कि मुझे रिटर्न इंक्वायरी करनी चाहिए और ओरल से भी काम चल जाएगा. सो दैट डिपेंड्स. बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इंक्वायरिंग, जिससे कि आपको क्या मिले, ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए. आप क्या कर रहे हो, अब आप ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या कर रहे हो, आप रीपरफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो. जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको दोबारा से परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. हो सकता है ना कहीं कहीं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम चल जाए, ऑब्जर्व करने से ही पता चल जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है, तो वो तभी होंगी. कुछ चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्व करने से पता चल जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको दोबारा से रीपरफॉर्म करनी पड़ती हैं. हो सकता है आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े, बैक कैलकुलेशंस करनी पड़े, रिवर्स कैलकुलेशंस करनी पड़े, तो रीपरफॉर्मेंस करने पड़ते हैं कुछ कामों के, तभी आपको पता चलता है सही है नहीं. तो इस चीज़ का क्या है, ऑडिट एविडेंसेस. ऑब्जर्व करो, इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, यू आर ऑब्जर्विंग कि इन्वेंट्री काउंट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा, ऑब्जर्व करने से भी पता चल जाएगा. ऑल्दो इन्वेंट्री के लिए वी हैव स्पेसिफिक ऐसे 501, वो भी हमारे ऑडिट एविडेंस के रिलेटेड ही होता है, जिसमें इन्वेंट्री कवर होता है. बट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. ऑब्जर्व करके आप देखने की कोशिश कर रहे हो वेदर द कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी और इज राइट और नॉट. सो ऑब्जर्व करने के थ्रू, ऑब्जर्व करने से भी आपको ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन हो जाते हैं. ठीक है, राइट. अच्छा, अब ऐसे भी कुछ एविडेंसेस हो सकते हैं जो पहले कुछ और मिल रहे थे किसी एक सोर्स से, दूसरे किसी और सोर्स से अलग मिल रहे हैं. इस केस में क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, है ना. तो ये सभी का आपको, ये सभी क्या एक तरीके के एविडेंसेस ही तो मिल रहे हैं, तो यही एविडेंसेस होते हैं. अच्छा, अब आपको कहीं पर हो सकता है ऑडिट एविडेंसेस जो मिल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे रिलायबल हैं या नहीं. तो रिलायबल है या नहीं बहुत इजी टू डिसाइड है. देखो, आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको दो चीज़ों में से सिलेक्ट करना है और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है. मैं आपको बोलती हूँ. फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है कि आपको किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से इन्फॉर्मेशन मंगवानी है और या फिर किसी इंटरनल सोर्स से मंगवानी है, जैसे कि आपको एंटिटी में ही किसी एम्प्लॉय से ही इन्फॉर्मेशन लेनी है. आप क्या मानोगे कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्स से. क्यों? क्योंकि वो कहीं पर भी बायस नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी के दबाव में आके इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. एम्प्लॉय तो क्या, एम्प्लॉय को अगर बोल दिया कि नहीं बताना तो नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसकी जॉब खतरे में है. तो वो इन्फ्लुएंस्ड है, उसका कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएगा, वो नहीं बताएगा वो इन्फॉर्मेशन जो सही सही आपको पता लगनी चाहिए थी. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट और ऑलवेज बेनिफिशियल, ऑलवेज रिलायबल कि अगर आपको कोई भी रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिले. लेकिन हाँ, एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स इतने अच्छे हैं, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिया, आपको सब कुछ पता है, कंट्रोल्स वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं, उस केस में आप इंटरनल सोर्सेज पर भी रिलाई कर सकते हो. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके जो कंट्रोल्स हैं, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर किया गया है, मेंटेन किया गया है, वो कैसे हैं. उसके बेसिस पर यू डिसाइड कि कौन सा सोर्स अच्छा रहता है.
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले आपको डायरेक्टली डेटर से कंफर्मेशन लेनी है, और या दूसरा ऑप्शन है आप एंटिटी को बोलो, एंटिटी आपको बताएगी उनसे पूछ कर कि क्या बैलेंस है। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। एंटिटी आपको खुद बताएगी तो हो सकता है ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, वो उसको इन्फ्लुएंस कर ले, उस पर प्रेशर क्रिएट कर ले, नहीं बताना नहीं ऑडिटर को। खुद से करते तो आप श्योर रहते कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और वेरी मच रिलायबल अगर आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन अवेल करते हो। आपको कोई भी बोलता है कि आपको ओरली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये ऑडिट एविडेंस सही रहेगा, या फिर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन हमने ऐसे 230 करा हुआ है जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो कुछ भी किया है डॉक्यूमेंटेशन करना है कुछ भी। तो यहाँ पर आपको अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कोई ऑडिट एविडेंस मिलता है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज़ ऑलवेज रिलायबल कि आप उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाले एविडेंस को ही लो। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फोटोकॉपी से काम चल जाता है, बट रिलायबिलिटी की बात आती है, कंपैरिजन करना है जब, कंपैरिजन के टाइम पर तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करो। सो दीज आर सम पॉइंट्स कि आप कंपैरिजन जब होता है ना तब यू कैन डिसाइड कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, राइट। चलो अब इसमें और डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम नोट्स के साथ कवर अप करते हैं टॉपिक। अभी हमने ब्रीफली क्या ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स मेरे हिसाब से तो कवर हो ही गए हैं, बट हाँ थोड़ा डिटेल में अब हम एक एक करके कवर करेंगे फ्रॉम द नोट्स, राइट। सो अब स्क्रीन पर देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। वो इन्फॉर्मेशन जो कौन यूज़ कर रहा है? ऑडिटर यूज़ कर रहा है, किस लिए? कंक्लूजन्स पर रीच करने के लिए, क्योंकि कंक्लूजन्स के बेसिस पर ही अपना ओपिनियन दिया जाता है। अब इसके अंदर आपके इन्फॉर्मेशन वो वाली भी आ जाएगी जो आपको अदर सोर्सेज से मिली है, और वो वाली भी आ जाएगी जो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिली है, ठीक है। तो वो दोनों ही टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके ऑडिट एविडेंस का पार्ट बन जाती है। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर ऐसे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है, ऐसे प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करता है जो कि आपको आपके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलवा दे। हमेशा हम जब भी ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं तो वी यूज़ द वर्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। वाई? बिकॉज सफिशिएंसी रेफर्स टू द क्वांटम ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड द एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब पता ही चल रहा है कितने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे तो सही काफ़ी रहेंगे। तो क्वांटिटी आपकी अफेक्ट होती है बाय दी असेसमेंट ऑफ रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एंड दी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत अच्छी है तो आपके कम भी होंगे ना ऑडिट एविडेंस, तो आपका काम चल जाएगा टू गिव दी एविडेंस कि हाँ मेरा कंक्लूजन इस पर बेस्ड है, राइट। क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली कम क्वांटिटी चल जाएगी, क्वालिटी बेकार है तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा इकट्ठी करनी पड़ेगी इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि जो मैंने कंक्लूजन्स मैंने फॉर्म करी हैं दैट आर करेक्ट एज पर माई ओपिनियन, राइट। अगर आपने रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट्स को असेस किया है, उसके बेसिस पर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा एविडेंसेस ऑब्टेन करने की ज़रूरत है, सो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट्स। सो दैट इज व्हाट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी आपकी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज द क्वालिटी, राइट। एप्रोप्रिएटनेस की बात करूँ तो एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी कैसी है आपके ऑडिट एविडेंसेस की। आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो कितना सपोर्ट कर पा रहा है आपकी कंक्लूजन्स को, कितना रेलेवेंट है, रिलायबल है इस चीज़ को बताने में कि आपकी जो कंक्लूजन्स हैं हाँ हम उस चीज़ को सपोर्ट कर पा रहे हैं। आपके ऑडिट एविडेंसेस ही बोल रहे हैं उस चीज़ को, वो बता पा रहे हैं कि हाँ ये जो कंक्लूजन्स पर पहुँचे हैं वो बिल्कुल इसी हिसाब से हैं, इनकी वजह से है। दीज आर द रीजंस फॉर द सेम, ठीक है। सो हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऐसे प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। सो दीज आर द थिंग्स, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस विच इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द क्वालिटी, एंड द एप्रोप्रिएटनेस इज अफेक्टेड बाय द measure appropriateness is affected by the relevance and reliability in providing the support for conclusions. It is a measure of quality. Okay. Next, auditor's duties when an information is to be used as audit information, audit evidence। आपको कोई इन्फॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ करना है तो एज एन ऑडिटर आपकी क्या क्या ड्यूटी बनती है। पहले तो ये देखो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने बनाई है, एंटिटी ने बनाई है या उसके एक्सपर्ट ने बनाई है। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाई है तो क्या, एंटिटी ने दी है तो क्या। अगर एंटिटी ने दी है तो आपको इस चीज़ का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने दी है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सफिशिएंट है। जहाँ पर आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रिसाइज है, और जहाँ आपको डिटेल्ड चाहिए थी वहाँ वो डिटेल्ड है,
ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करोगे, उस बेसिस पर यू कैन डिसाइड कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको अपना ऑडिट एविडेंस बना सकती हूँ या नहीं। सेकेंड वन इज द इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो एज एन ऑडिट एविडेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको देखना पड़ेगा क्या ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, इसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं, क्या ये ऑब्जेक्टिविटी से काम करता है या नहीं करता। आपको इसके काम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी और आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या इसका काम किया हुआ आपके ऑडिट एविडेंसेस का पर्पस सर्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट? दिस इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस पेज। मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन who possess the expertise in the field other than accounting or auditing, क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं कराना आपको उससे। वर्क यूज्ड बाय द एंटिटी टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये दो की डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर, आपकी क्या ड्यूटी है, आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कॉम्पिटेंस ऑफ दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कैपेबिलिटीज ऑफ दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉम्पिटेंस क्या होता है, कैपेबिलिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है और कैसे कैसे चेक कर सकते हो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्टेनिंग दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क, अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करेंगे ये भी हम डिटेल में करने वाले हैं। इवैल्यूएट दी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस फॉर दैट रेलेवेंट असर्शन। सो उस पर्टिकुलर असर्शन के लिए क्या इसका काम एप्रोप्रिएट है, क्या ये मुझे एज एन ऑडिट एविडेंस अगर मैं बनाऊँ तो वो एप्रोप्रिएट होगा या नहीं। ठीक है, चलो एक बारी डिटेल में कर लेते हैं इसी चीज़ को। इवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आपको इवैल्यूएट करना है क्या ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी क्या ये कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या इसके पास वो एक्सपर्टीज़ का लेवल है या नहीं, क्या इस कॉम्पिटेंसी को वो अच्छे से अप्लाई कर पा रहा है या एक्सरसाइज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। अगर एबिलिटी टू एक्सरसाइज है दैट मीन्स ही इज़ केपेबल। अगर ये एबिलिटी टू एक्सरसाइज है तो ही वो केपेबल माना जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पॉसिबल इफेक्ट्स की वो बायस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है, ये किसी और के दबाव में आकर भी काम कर सकता है जिसकी वजह से उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी बनती है उसको एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। सो दिस इज व्हाट रिलेट्स टू दी ऑब्जेक्टिविटी, relates to the possible effects that the bias, conflict of interest, influence of others may have on the professional or business objectivity of the management expert. Okay, now आपको कैसे पता चलेगा कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं? पता कैसे चलेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल तो दिया कॉम्पिटेंट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी से काम करना चाहिए, बट कैसे पता लगाओगे कि कर रहा है नहीं कर रहा? तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। द फर्स्ट वन इज द पर्सनल एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस वर्क। आप इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को पहले से जानते हो, आपने देखा हुआ इसका काम पहले से, आपका पहले का एक्सपीरियंस है विच सेज कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, हाँ ये बंदा बहुत बेकार है। दोनों तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव योर पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसके बेसिस पर पता चल जाएगा, या आपने उस एक्सपर्ट के साथ एक मीटिंग रखी, उससे डिस्कशन की, उससे बातचीत करी और आपको पता चल गया उसके बारे में। ऑब्वियसली किसी से बात करते हैं तो उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है हमें, तो वो उसी डिस्कशन की मदद से हमें पता चल गया। या फिर हमने किसी और ऐसे बंदे से बात करी जो इसके साथ पहला का एक्सपीरियंस रह चुका है या इसके साथ काम कर चुका है, वो इसके साथ फेमिलियर है, तो उन लोगों के साथ डिस्कस किया, उसके थ्रू हमें पता चल गया कि बंदा कैसा है। या फिर हमने उसकी कोई क्वालिफिकेशन होगी ना भाई उस बंदे की जो काम कर रहा है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन है तो क्या है, उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल विच गिव्स यू सम इंडिकेशन कि हाँ ये बंदा कैसा है ना। अगर हो सकता है ना ये आपका ऑडिटर्स एक्सपर्ट रह चुका है कभी पहले, आपने इसको अपना एज एन ऑडिटर एक्सपर्ट यूज़ किया था। ऑडिटर्स एक्सपर्ट कौन से में था? SC 620 के अंदर हमने ऑडिटर्स एक्सपर्ट पढ़ा था। आपने कभी इसको ऑडिटर्स एक्सपर्ट की तरह यूज़ किया था, हो सकता है उस बेसिस पर यू नो हिम और हर। पब्लिश्ड पेपर्स और बुक्स रिटन बाय दैट पर्सन। आपके पास हो सकता है ना वो बंदा इतना अच्छा है, उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है, वो बंदा बुक्स लिखता है, उसने कहीं पर पेपर्स में उसके न्यूज़लेटर्स आते हैं, आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं, उसके बेसिस पर आपको पता है कि वो बंदा कितना कॉम्पिटेंट है, कितनी कैपेबिलिटीज़ प्रोसेस करता है, कितना ऑब्जेक्टिव है अपने काम को लेकर। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेयर यू गेट टू नो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट, केपेबल और नॉट, ऑब्जेक्टिविटी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है,
So what are the points that we have covered in the sources? First one is the personal experience. Second one is the discussion with that expert, discussions with others who are familiar with that expert's work. Fourth one is the knowledge of that expert's qualification, membership of professional body, industry assessment, license to practice, etc., etc. An auditor's expert, published papers or books written by that expert. These are some of the sources. नेक्स्ट, अब हमने समझ लिया कि हाँ कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, ठीक है. अब उसके काम को समझो, बंदे को समझ लिया, अब काम को समझो. काम को समझो कि वो कौन से फील्ड का एक्सपर्टीज़ होल्ड कर रहा है, कौन से एरियाज़ में उसकी स्पेशलिटी है, कौन से स्टैंडर्ड्स से गवर्नड है, कौन से स्टैंडर्ड्स उसको अप्लाई होते हैं, कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसको अप्लाई होती हैं. वो जब अपना काम करता है तो किस तरीके के एजम्पशंस लेता है, कौन से मेथड्स को फॉलो करता है, क्या वो जनरली एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है. उस पर्टिकुलर फील्ड में ऐसी अजम्पशंस लेना, ऐसे मेथड्स को फॉलो करना, क्या ये जनरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है. क्या ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए जो वो अपनी अजम्पशंस मेथड्स ले रहा है वो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए सही है, नहीं सही है. हो सकता है ना उसने अपने हिसाब से तो सही ली है, लेकिन जिसका मुझे ऑडिट करना है उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है वो इंक्लूड हो रही है, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बिल्कुल हो सकता है. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा ऑफ और इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट दैट द मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज. मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिस डेटा को यूज़ करके आपको आगे की रिपोर्ट बना के दे रहा है वो कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है, एंटिटी से ही डेटा लिया है या अपना खुद का ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. अगर एंटिटी से ले रहा है तो एंटिटी वो डेटा कहाँ से प्रोवाइड कर रही है, क्या वो डेटा सही है या नहीं है, ये सब कुछ चेक करना, इंश्योर करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाएगा. दैट इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सपर्ट ने काम किस तरीके से किया है, एक्सपर्ट को किस किस चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए था, उससे पता चल जाएगा. सो अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट्स वर्क, areas of speciality within the field of expertise, applicable professional and or other standards, regulatory or legal requirements. Third one is the assumptions and methods used, their general acceptability within that expert's field and the appropriateness for the financial reporting purposes. Fourth one is the nature of internal and external data or information the management's expert uses. Okay, यहाँ पर गलती से ऑडिटर लिख दिया था बट आई हैव रिप्लेस्ड इट विद द मैनेजमेंट्स. ठीक है, आई होप आपको ये करेक्शंस पता चल रही होंगी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इवैल्यूएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क. 3 चीज़ें पढ़ी थी ना हमने. जब हम इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो हम क्या करते थे, पहले इवैल्यूएट करते थे उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिविटी. सेकेंडली वी यूज टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्क एंड थर्ड वन इज वी यूज टू इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ऑडिट एविडेंस. सो उसके लिए व्हाट यू विल डू इज यू विल चेक द रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क. उसने क्या फाइंडिंग्स निकाली हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्या कंक्लूजन्स दी हैं, आप उन सभी की रेलेवेंस देखोगे, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, क्या वो रीजनेबल है या नहीं. यू हैव टू डिसाइड देम फर्स्ट, इवैल्यूएट द सेम. सेकेंडली यू हैव टू सी कि आपको और जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम किया, आपको कुछ ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, क्या वो उन ऑडिट एविडेंसेस के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं. ऐसा तो नहीं वो वैल्यूएशन, सपोज वैल्यूअर बोल रहा है कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, बट हमने जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हमें पता चला उस प्रॉपर्टी में तो कुछ मिलना ही नहीं है, बिल्कुल बेकार प्रॉपर्टी है और उसने दिखा रखी है 1 करोड़ की वैल्यू. ऐसा हो सकता है ना. तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मुझे दूसरे ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं और जो उस बंदे ने इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी है, वेदर दे आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर और नॉट. नहीं होंगे तो मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. थर्ड वन इज दी वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब भाई रिपोर्ट तो आ गई अच्छे से, रिपोर्ट में लिखा था ये वैल्यू दिखा दो, ये होना चाहिए, बट जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हमने तो कुछ और ही दिखा दिया. दिखाने के लिए हमने बोल दिया कि हमने तो इस एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो कुछ और ही दिखा रखा है. सो इट बिकम्स रेलेवेंट फॉर अस टू चेक कि वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट. फोर्थ, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस एंड मेथड्स. रीजनेबलनेस, रेलेवेंस, हमें 4 चीज़ों की चेक करनी है. फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स दैट हैव बीन रीच्ड बाय दैट एक्सपर्ट. Next is the assumptions and methods that expert has used. Next is relevance, completeness and accuracy of the source data. Source data क्या था, कहाँ से, जहाँ से information ली थी, क्या वो data relevant था, किसी particular चीज़ का था या नहीं, क्या वो complete था, क्या वो accurate था या नहीं. So this is what you need to evaluate, जिससे कि आप decide कर पाओ कि आपको इसको अपने audit evidences का part बनाना है या नहीं.
ठीक है, यहाँ तक मैनेजमेंट एक्सपोर्ट वाला पार्ट। एक और मैनेजमेंट एक्सपोर्ट का पार्ट बचा है सिर्फ, मैटर्स अफेक्टिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपोर्ट। कौन से मैटर्स हैं जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं? कब? जब आपने मैनेजमेंट एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है। देखो, आपको देखना पड़ेगा कि जो मैटर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा तो हो सकता है आपको ऑडिट प्रोसीजर्स आपके एनटीई बढ़ाना पड़े, है ना। आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ज़्यादा लग रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ पाओगे। आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं ऑडिट एविडेंसेस किसी और सोर्स से भी ऑब्टेन कर सकती हूँ। अगर कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आई ट्राई टू डू दैट। मैं देखूँगी कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम है उसका नेचर कैसा है, स्कोप कितना था, उसको डिटेल्ड रिपोर्ट देनी थी या फिर एक समराइज्ड फॉर्म में देनी थी, किस तरीके का काम किया है उसने। दैट विल ऑल्सो affect my nature, timing and extent of audit procedures. Whether the management expert is employed by the entity, अगर entity ने employ किया है तो कहीं ना कहीं influence हो सकता है, या फिर कोई पार्टी है which is engaged by it to provide the relevant services, हो सकता है ना। तो आपको इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि कोई एक्सटर्नल पार्टी है या इसको एम्प्लॉय कर रखा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, है ना। एक्सटेंट टू विच Sixth point, extent to which the management can exercise control or influence over the work of management expert। अगर एम्प्लॉय किया होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा rather than अगर कोई पार्टी को ऐसे इंगेज कर रखा है ना। और whether the management expert is subject to technical performance standards, कोई स्टैंडर्ड्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं, प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हो, तो वो देखो कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो डेफिनेटली मेरा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि मैं उस पर रिलाई नहीं कर पाऊंगी कि उसने काम जो है वो सही किया है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, बिल्कुल कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रही है एंटिटी उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर, दैट विल ऑल्सो डिटर्मिन माई एनटीई। मुझे उसके काम के बारे में कितना पता है कि वो पर्टिकुलर जो काम कर रहा है उसके बारे में कितना पता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है उस काम में, मेरा एक्सपीरियंस कितना है इस पर्टिकुलर काम में। हो सकता है मुझे उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है जो काम मैनेजमेंट एक्सपर्ट कर रहा है, तो मैं भी डिसाइड नहीं कर पाऊंगी ना कि ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना खुद का मैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकती हूँ, हायर कर सकती हूँ। ऐसे 620 में आ जाएगा इसके बारे में। ऑडिटर्स एक्सपर्ट लगा सकती हूँ, एम्प्लॉय कर सकती हूँ, अपॉइंट कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि ये जो काम है जिसके बारे में मुझे नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है वो सही से हुआ है नहीं हुआ है। नेक्स्ट, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट विल ऑल्सो डिटर्मिन द एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ द ऑडिटर, है ना। तो हमने 10 पॉइंट्स करे हैं। 10 पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर जिसमें एक्सपर्ट काम कर रहा है। दूसरा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। थर्ड वन वाज द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस की अवेलेबिलिटी। फोर्थ वन वाज द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। नेक्स्ट हमने जो किया था, हमने किया था कि देखा था हमने कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को, मैनेजमेंट कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रही है ना। कौन से टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स लग रहे हैं। एंटिटी ने इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को एम्प्लॉय किया हुआ है या फिर कोई भी पर्सन एंगेज्ड है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ऑडिटर की क्या नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। ऑडिटर का क्या पहले का एक्सपीरियंस है। ऑडिटर को लगता है कि जो कंट्रोल्स हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर एंटिटी ने कुछ अच्छे कंट्रोल्स लगा रखे हैं जिससे कि आप इंश्योर कर पाओ कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर एंटिटी ने अच्छे कंट्रोल्स लगा रखे होंगे तो डेफिनेटली मेरा एनटीई कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे विच आर दी मैटर्स अफेक्टिंग दी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड और प्रोड्यूस्ड यूजिंग दी वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। नेक्स्ट, ऑडिटर्स ड्यूटीज इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मैंने जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे उसमें मुझे एक जगह से जब ऑब्टेन करे थे तो कुछ और कंफ्यूजन आ रही थी या कुछ और एविडेंस लग रहा था, जब दूसरी जगह से ऑब्टेन करा तो कुछ और एविडेंस मिल रहा है। दोनों में आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे हो सकता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ जाएँ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, है ना। बिल्कुल हो सकता है ऐसा।
दूसरा हो सकता है जो मैंने ऑडिटेड एविडेंसेस यूज़ किए हैं, जिनको मैंने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं, वो जिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हैं वो इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पर ही मुझे डाउट है, पता नहीं रिलायबल है या नहीं, तो मैं कह नहीं सकती ना कि ऑडिट एविडेंसेस सही हैं, इस पर बेस में कंक्लूजन्स नहीं बना पाऊंगी, फॉर्म नहीं कर पाऊंगी। सो दैट इज़ वाई दीज आर द सम रीजंस जिसकी वजह से मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफिकेशंस और एडिशंस करने पड़ जाते हैं। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसके ऑडिट करते हुए दूसरे एस्पेक्ट्स पर इन चीज़ों का क्या इफेक्ट आ रहा है। हो सकता है ना जो ऑडिट एविडेंसेस मिले थे उसके बेसिस पर मैंने दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन चेक की थी, दोनों का ठीक लग रही थी बेस्ड अपॉन दिस फर्स्ट ऑडिट एविडेंस, लेकिन अब जब मैंने दोबारा से ऑडिट एविडेंसेस किसी और सोर्सेज से ऑब्टेन किए हैं तो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ और एविडेंस मिल रहा है, तो अब इस बेसिस पर मुझे किसी थर्ड वाली इन्फॉर्मेशन को फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सही से रिलेट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। इस केस में मुझे अपने दूसरे ऑडिट के एस्पेक्ट्स को भी चेक करना पड़ता है कि उन पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी करने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस। टेस्ट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आ जाते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आ जाते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में आपका टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपका जो NTE है वो बिल्कुल अफेक्ट हो जाएगा दो चीज़ों से। फॉर एग्जांपल आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो सिर्फ एक ही तरीके की फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसकी हार्ड कॉपी मांगते हो तो हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अवेलेबल होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट में फ़र्क आएगा। हो सकता है ना दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उसी इन्फॉर्मेशन को चेक करने की दोबारा से कोशिश करोगे, बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो आपको सिर्फ इसी टाइम पर मिलेगी, इसी पीरियड में मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल आप चेक करना चाहोगे कि ठीक है या नहीं है, दूसरे सोर्सेज से ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, NTE will be affected by the availability of audit evidence in electronic form only. Availability of audit evidence at certain points या periods in time. So इस केस में your NTE will get affected. नेक्स्ट इज दी मेथड्स टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस, किस तरीके से आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। इसमें कुछ याद करने की प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही ईजी सा है, फिर भी मैंने इसका मेमोरी टेक्निक जो पढ़ा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ICAI ऑब्जर्व रीपरफॉर्म ऑब्जर्व करना तो बहुत ईजी सा है, कुछ भी चीज़ों को मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना। रीपरफॉर्मेंस मतलब किसी करे हुए काम को दोबारा से करना, रिकैलकुलेट करना, दैट इज योर रीपरफॉर्मेंस। ICAI की वो क्या है, आई से हो गया हमारा इंस्पेक्शन। मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट स्टिल आपको इजीली थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा। जब भी मुझे कोई एविडेंस ऑब्टेन करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, या फिर मैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकती हूँ, या फिर मैं इंस्पेक्शन कर सकती हूँ, इंक्वायरी कर सकती हूँ जिसके बेसिस पर मुझे पता चल जाए, या हो सकता है ना मुझे कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके पता चल जाए, एविडेंसेस मिल जाए। तो ये सारे तरीके ही तो होते हैं, बहुत ईजी है। आई से इंस्पेक्शन, एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो भी हैं उनको एग्जामिन करो, चाहे फिर वो इंटरनल सोर्सेज से हो, चाहे फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रहे हो, कहीं से भी मिल रहे हो, उनको एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट इज ऑल्सो इंस्पेक्शन। कोई एसेट है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना, एग्जामिनेशन करना, दैट इज ऑल्सो इंस्पेक्शन। नेक्स्ट इज कन्फर्मेशन एक्सटर्नल, जैसे कि आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, आपने किसी बैंक को ईमेल किया, आपने बैंक विजिट किया, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लिया कि जो बैंक बैलेंस इनकी बुक्स में आ रहा है, एंटिटी की बुक्स में आ रहा है, वो ही बैंक में है या नहीं। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ऑडिट एविडेंस विच इज ऑब्टेन बाय द ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर. From the third party, the confirming party gives this direct written response to the auditor in paper form, either in electronic form or any other medium. नेक्स्ट वन इज़ दी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना, फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा में रिलेशनशिप चेक करना, उनकी रिलेशनशिप्स को स्टडी करना कि क्या रिलेशन है बिटवीन दी फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा, इसको एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं। इंक्वायरी की बात करूँ तो इंक्वायरी का मतलब होता है जो भी पर्सनस हैं जिनके पास उस पर्टिकुलर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है उनसे इन्फॉर्मेशन लेना। सो सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सनस ईदर विद इन दी एंटिटी और आउटसाइड दी एंटिटी, किसी से भी जिसको भी इन्फॉर्मेशन है उससे लेना, चाहे एंटिटी के
अंदर हो, एम्प्लॉइज हो गए, मैनेजमेंट हो गई, TCWG हो गई, या फिर एंटिटी के बाहर क्रेडिटर, डेटर्स, किसी से भी आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, आप ले सकते हो। चाहे फिर वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, डज नॉट मैटर, यू कैन टेक एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन्स। आप क्या कर सकते हो, आपको ये इंक्वायरी करने का जो काम है ना, ये पूरे ऑडिट में करना ही पड़ता है। जब भी आप खुद भी क्लाइंट प्लेस पर गए होगे, आप मैनेजमेंट से बार बार पूछते रहते हो ना, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बारे में बताओ, ये क्यों किया था, ये क्यों परचेज किया था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, सब कुछ चीज़ें पूछते रहते हो। सो दिस हैज़ टू बी यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू दी अदर प्रोसीजर्स। आपको इंक्वायरी तो करते ही रहना पड़ता है जब भी आप ऑडिट कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि शुरू में करो और ख़त्म, करते रहना पड़ता है पूरे ऑडिट में। ये हो सकता है आपने रिटर्न इंक्वायरीज़ की तरह से करो, फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज़ में किया हो सकता है आपने इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज़ की तरह किया हो, जहाँ पर आपको लगता है इनफॉर्मल चल जाएगा, आपने इनफॉर्मल कर लिया। आप क्या कर सकते हो, WRs ऑब्टेन कर सकते हो मैनेजमेंट से, TCWG से, कि जो उन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए हैं दैट आर करेक्ट, वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं या नहीं। आप इन रिस्पॉन्सेज को इवैल्यूएट कर सकते हो। इवैल्यूएशन करना बहुत इंटीग्रल है। देखो सिर्फ रिस्पॉन्सेज मिले, ठीक है, रिस्पॉन्स मिले, आपने ऑडिट एविडेंस बना लिया, बस ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, आपने कोई काम किया, प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने इंक्वायरी करी, अब इंक्वायरी पर आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला, तो रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट भी करो ना कि क्यों किया, ऐसा क्या रिस्पॉन्स आया है, वेदर इट इज़ राइट और नॉट, क्या ये मेरे ऑडिट एविडेंसेस से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या मैं इसको अपने ऑडिट एविडेंस का पार्ट बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। तो दिस इज व्हाट इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी। सो दिस इज व्हाट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। Responses to inquiries may provide the auditor with information not previously possessed or with corroborative audit evidence. तो हो सकता है ना कुछ ऐसे एविडेंसेस हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले से नहीं थी बट होनी चाहिए थी, तो आपने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करने के बाद आपको रिस्पॉन्सेज मिले, उस बेसिस पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस बन सकता है। Alternatively, responses might provide information that differs significantly. या तो हो सकती है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले नहीं पता थी और अब पता चली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये ऐसे रिस्पॉन्सेज मिले कि आपने जो पहले ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था वो उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है उन इन्फॉर्मेशन से जो मेरे पास ऑलरेडी थी। हो सकता है कुछ केसेस में ये जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ये आपको ऐसा लगे इन इन्फॉर्मेशन को या इन रिस्पॉन्सेज को लेने के बाद कि मुझे तो अपने प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या मुझे कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो कुछ भी हो सकता है। रिस्पॉन्सेज के मिलने के बाद जब आपने इवैल्यूएशन किया तो हो सकता है ना आपको ऐसा लगने लगे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास थी ही नहीं, अच्छा हुआ मैंने इंक्वायरी कर ली, या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी और अब जो रिस्पॉन्सेज के थ्रू आई है दोनों बहुत ही अलग हैं। तीसरा हो सकता है कि अब ऐसी रिस्पॉन्सेज की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगने लगे कि मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं मुझे उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है, बिल्कुल लग सकता है। सो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक अंडर दिस एसे। रिलायबिलिटी बहुत आसान है। अगर आपको दो चीज़ों को बोलूँ, दो चीज़ों के साथ कंपेयर करने के लिए बोलूँ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट सोर्सेज या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज, तो कौन सा इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल के साथ कंपैरिजन अगर आपको करना है विद इंटरनल सोर्सेज, किसको चूज करोगे? एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल को कब कर सकते हो? इंटरनल आपके तब रेलेवेंट हो सकते हैं जब आपके जो कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका इंटरनल सोर्स भी रिलायबल हो जाएगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल रही है, डायरेक्टली मिल रही है, कौन सी ज़्यादा रिलायबल होगी? डायरेक्टली वाली। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिल रही है, ओरली मिल रही है, कौन सी ज़्यादा रिलायबल होगी? डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। अच्छा, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या फिर फोटोकॉपी, कौन सा लेना चाहोगे? कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रख लेना कि रिलायबिलिटी ऐसा नहीं कि हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल है यही होगा, नहीं। रिलायबिलिटी आपकी डिपेंड करती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडिट एविडेंस है, वो उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया था, उसको किस तरीके से मेंटेन किया था, उस पर क्या क्या कंट्रोल्स लगाए हुए थे, उन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिलायबल होगा। तो रिलायबिलिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दी कंट्रोल्स ओवर देयर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही होगा। जैसे हमने इंटरनल सोर्स के साथ पढ़ा ना कि अगर हमारे कंट्रोल्स अच्छे हैं तो हमारा इंटरनल सोर्स भी रिलायबल हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया होगा तभी माना जाएगा कि रिलायबल है, ठीक है। So this was all about this essay 500 audit evidence. That's all for today. Thank you so much for watching the video. In case you like this video, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको thumbs up देना है,
कमेंट करके बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद सब्सक्राइब करने का डिसीजन ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।